हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द ऑनलाइन क्लासेस ऑफ एम्बिशन स्टडी सेंटर। आज हम लोग चालू करेंगे बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 7, इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी। और जैसे हमको पता ही है बेटा कि 10th में हम जो भी चैप्टर्स सीख रहे हैं वो चैप्टर्स कहीं ना कहीं हमारे जो 8th में पढ़े हुए 9th में पढ़े हुए चैप्टर्स है उन्हीं का कंटिन्यूएशन है, उन्हीं का आगे का थोड़ा सा पार्ट हमको 10th में दिया हुआ है। सो ये जो चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी, ये चैप्टर हमारा रिलेटेड है 9th के 8th चैप्टर से, यूजफुल एंड हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यूजफुल एंड हार्मफुल माइक्रोब्स। चैप्टर नंबर 8 जहाँ पे हमने देखा था बेटा योगर्ट का प्रिपरेशन देखा था, ईस्ट के यूजेस वहाँ पे देखे थे हमने, फर्मेंटेशन का प्रोसेस एंड सम हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी हमने उस 8th चैप्टर में पढ़े थे। तो ये चैप्टर जब हम आज का लेक्चर ख़त्म कर लेंगे तब आपको 9th का 8th चैप्टर यूजफुल एंड हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी थोड़ा सा खोलकर पढ़ लेना है बेटा, ठीक है। उसका भी एक अच्छे से रीड ले लेना है। सो आपको जो योगर्ट प्रोडक्शन है, फर्मेंटेशन वगैरह है, उसकी प्रोसेस भी एक बार अच्छे से रिकॉल हो जाएंगे। ओके, सो यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं पेज नंबर 77 पे। कैन यू रिकॉल में विच डिफरेंट माइक्रोब्स आर यूजफुल टू अस। सो ऐसा जैसा हमने 9th में देखा था कि बहुत सारे बैक्टीरियाज, उसके बाद में फंगस, उसके बाद में कुछ अल्गीज भी होती है जो हमारे लिए यूजफुल होती है बेटा। ओके, नेक्स्ट देखना है विच डिफरेंट प्रोडक्ट्स कैन बी प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ माइक्रोब्स। माइक्रोब्स के मदद से कौन से डिफरेंट प्रोडक्ट्स तैयार किए जा सकते हैं। ओके, सो जैसा हमने 9th में देखा था माइक्रोब के मदद से वेरियस डेयरी प्रोडक्ट्स लाइक योगर्ट, चीज़, ये सारी प्रिपरेशन हम कर सकते हैं। अगर हम घर पे देखते हैं तो कहीं पे इडली या ऐसा फर्मेंटेड फूड बनाने के लिए भी हमको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लगते हैं। वाइन प्रोडक्शन, विनेगर प्रोडक्शन, ये सारी चीज़ें हम अभी आगे के चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। सो ये सारी चीज़ें के प्रोडक्शन के लिए हमको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ज़रूरत पड़ती है बेटा। जब हम ये चैप्टर ख़त्म कर लेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके, अभी बेटा कुछ डेफिनेशंस दी हुई है हमको, हम पहले वो डेफिनेशंस पढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो डेफिनेशन हमको दी है वो है अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी। ओके, द डेफिनेशन इज ऑफ अप्लाइड माइक्रोलॉजी। लेट्स सी व्हाट द डेफिनेशन सेज। Applied microbiology is the branch of biology in which study of enzymes related to prokaryotes and eukaryotic microorganisms, proteins, applied genetics, molecular biology etc. is performed is called applied microbiology। मतलब जहाँ पर हम स्टडी करते हैं किस चीज़ों की स्टडी, एंजाइम्स, ठीक है, एंजाइम्स की स्टडी। एंजाइम्स कौन से एंजाइम्स जो प्रोकैरियोट्स या यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में पाई जाती है। उसके बाद में किसी प्रोटीन की स्टडी, एप्लाइड जेनेटिक्स, जेनेटिक्स मतलब जीन, डीएनए, इन सब चीज़ों की स्टडी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी मतलब जहाँ पे टिश्यू कल्चर या फिर न्यूट्रिएंट्स वगैरह वो सारी चीज़ें आ जाती है। ये सारा जहाँ पे हम स्टडी करते हैं उस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी को कहा जाता है अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी। उस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी को कहते हैं अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी। ओके, उसके अलावा एक और है, और ये स्टडी, दिस स्टडी इज यूज्ड फॉर द सोसाइटी एंड वेरियस प्रोडक्ट्स लाइक फूड एंड मेडिसिन आर प्रोड्यूस्ड एंड लार्ज स्केल विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और कहीं ना कहीं ये जो अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी है ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के यूज से मेडिसिन, फूड तैयार करने में हेल्पफुल होती है बेटा। उसके बाद में दूसरा आ जाता है इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी। सेकेंड इज इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी। अब देखो इसके नाम में ही यहाँ पे इंडस्ट्रियल जुड़ गया है, मतलब यहाँ पे आ जाता है बेटा कमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। कमर्शियल यूज मतलब क्या, लार्ज स्केल पे यूज करेंगे हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, इंडस्ट्रीज में यूज करेंगे हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, ठीक है। वो हो जाता है हमारा लार्ज स्केल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। कमर्शियल यूज किस चीज़ के लिए लार्ज स्केल पे हम यूज करेंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, ऑब्वियसली सम इकोनॉमिक बेनिफिट्स। इकोनॉमिक बेनिफिट्स मतलब मनी रिलेटेड बेनिफिट्स। हमको पता है जो डेयरी इंडस्ट्रीज है या बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज है जहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज किया जाता है। ओके, वो आ जाएगा हमारा इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी में। एनवायरनमेंट रिलेटेड या सोशल रिलेटेड, मतलब इन एनवायरनमेंट को किसी तरीके से बेनिफिट वहाँ पे हो सकता है, आगे हम देखेंगे। इसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज पोल्यूशन कंट्रोल वगैरह के लिए भी किया जाता है, तो वो एनवायरमेंटल बेनिफिट हो गया। ये सब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का इंडस्ट्री यानी लार्ज स्केल पे यूज़ करके हम हासिल कर सकते हैं बेटा।
इसमें बहुत सारी अलग अलग प्रोसेसेस कैरी आउट होती है जिसमें माइक्रोब्स का यूज़ किया जाता है ना। अगर हम बात करें इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी के लिए तो इसके दो मेन फीचर्स है। एक तो प्रोडक्शन ऑफ वेरियस प्रोडक्ट्स, फूड प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन, जैसे कि ब्रेड, चीज़, वाइन एटसेट्रा, फर्मेंटेशन करके, ठीक है, फर्मेंटेशन करके। और दूसरा है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ गार्बेज मैनेजमेंट के लिए या पोल्यूशन कंट्रोल के लिए हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ कर सकते हैं। ओके, एक तो फर्मेंटेशन में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यानी फूड प्रोडक्शन के लिए, और दूसरा गार्बेज ट्रीटमेंट या पोल्यूशन कंट्रोल के लिए हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ कर सकते हैं बेटा। ओके, तो ये हो गया इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी के यूज़। अभी हमको देखना है कि अलग अलग प्रोडक्ट्स कौन सा प्रोडक्ट्स जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ होता है वो किस तरीके से तैयार किए जाते हैं इंडस्ट्रीज में। ओके, तो सबसे पहले है यहाँ पे डेयरी प्रोडक्ट। सबसे पहले कौन सा है? डेयरी प्रोडक्ट है यहाँ पे सबसे पहले। डेयरी प्रोडक्ट्स मतलब मिल्क प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स विच आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम मिल्क। तो हमको पता है बहुत पुराने समय से ही मिल्क को प्रिजर्व करके रखा जा सकता है। ओके, जैसे हम देख रहे थे बेटा कि जैसे हमारे घर पे बहुत सारे मिल्क प्रोडक्ट्स वगैरह होते हैं ना, अगर हम उनको कंजर्व करके रखना चाहे, उनको बचा के रखना चाहे कुछ दिनों तक, तो वो नॉर्मल फॉर्म में हम मिल्क को नहीं रख सकते, मिल्क खराब हो जाएगा। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, वेरियस डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस वी यूज टू प्रिजर्व द मिल्क, है ना। मिल्क को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है, जैसे कि हम उसका पनीर बना लेंगे, उसका दही बना लेंगे, जिसके वजह से वो ज़्यादा समय तक अभी बचा के रह सकते हैं। चीज़, बटर, क्रीम में हम उसको कन्वर्ट कर देते हैं बेटा। चीज़, बटर, योगर्ट एटसेट्रा ऐसे डेयरी प्रोडक्ट्स में हम मिल्क को कन्वर्ट कर देते हैं। और जब हम मिल्क को ऐसे प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करते हैं तो मिल्क का जो वाटर कंटेंट है, मिल्क में जितना अमाउंट ऑफ वाटर होता है, मिल्क की जो एसिडिटी है वो भी चेंज हो जाती है, वैसे की वैसी रहती है क्या? नो, इट ऑल्सो गेट्स चेंज्ड। और इसके वजह से जो वहाँ पे मिल्क के प्रोडक्ट तैयार होंगे, जैसे कि चीज़ हो या बटर हो या योगर्ट हो या एनी मिल्क प्रोडक्ट इफ फॉर्म्ड, तो उसका जो टेक्सचर है, उसका जो टेस्ट है, उसका जो फ्लेवर है वो इम्प्रूव हो जाता है ना। सबके टेस्ट और फ्लेवर अलग अलग होते हैं और मिल्क से तो बहुत डिफरेंट होते हैं। सो ये सारी प्रोसेस हम कर सकते हैं। ओके, नाउ दीज प्रोसेसेस आर परफॉर्म्ड ऑन लार्ज स्केल। हम घर में तो ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन जब हम कमर्शियली बाहर से चीज़ लेके आते हैं, जब हम बटर या योगर्ट बाहर से खरीद के लाते हैं, तो ये सारी प्रोसेस हमको लार्ज स्केल पे यानी इंडस्ट्री में जो है, फैक्ट्रीज जो है, वहाँ पे बड़े पैमाने पे लार्ज स्केल पे ये सारी प्रोसेस की जाती है। और फॉर प्रोडक्शन ऑफ मोस्ट ऑफ द मिल्क प्रोडक्ट्स, जो मिल्क में बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, मिल्क में ऑलरेडी लैक्टोबैसिलाई प्रेजेंट होता है बेटा। मिल्क में लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जिसका नाम होता है लैक्टोबैसिलाई, वो मिल्क में प्रेजेंट होता है। जब हमने 9th में पढ़ा था प्रोडक्शन ऑफ योगर्ट, तो थोड़ा सा याद करो, उसमें लैक्टिक एसिड ऑलरेडी प्रेजेंट होता है। लेकिन इफ़ वी हैव टू प्रोड्यूस चीज़, अगर हमको चीज़ बनाना है तो हमको बाहर से फंगस का यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। लेकिन बाकी के अगर मिल्क प्रोडक्ट्स की हम बात करें तो जो मिल्क में ऑलरेडी पाया जाता है जो बैक्टीरिया, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, वो ही हम यूज़ करते हैं बेटा। ओके, लेकिन अगर हम चीज़ की बात करते हैं तो चीज़ में हम फंगस का यूज़ करते हैं, वी यूज़ फंगस। नाउ द बेसिक प्रोसेस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ योगर्ट, चीज़ एंड क्रीम, ये सारे मिल्क प्रोडक्ट्स है। डेयरी प्रोडक्ट्स मतलब मिल्क प्रोडक्ट्स। चीज़ अगर हमको बनाना है या योगर्ट या क्रीम बनाना है तो उसकी जो बेसिक प्रोसेस होती है, नॉर्मल बेसिक प्रोसेस होती है, वो तीनों के लिए सेम होती है। सेम प्रोसेस से वो तीनों भी बनाए जाते हैं बेटा। नाउ व्हाट इज दैट प्रोसेस? तो सबसे पहले हम मिल्क को क्या करते हैं, मिल्क को करते हैं बेटा पास्चराइज। मिल्क इज पास्चराइज्ड। नाउ व्हाट इज पास्चराइजेशन, उसका डेफिनेशन मैंने थोड़ा सा यहाँ पे लिख दिया है। पास्चराइजेशन में हम क्या करते हैं, हीटिंग द मिल्क, या किसी भी चीज़ को अगर हमको पास्चराइज करना है तो हम उसको 100 डिग्री सेल्सियस से नीचे के टेम्परेचर पे हीट करते हैं। उससे क्या होता है, हीट करने से उसमें जो भी सारे अनवांटेड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो भी खराब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो किल हो जाते हैं। टू डिस्ट्रॉय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस लुईस पास्चर ने दी थी। इट वॉज गिवन बाय लुईस पास्चर, इसलिए वो प्रोसेस का नाम पड़ गया पास्चराइजेशन। ओके, सो समझ में आ गया पास्चराइजेशन मतलब क्या? मिल्क का टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं स्लोली 100 डिग्री सेल्सियस तक, ताकि उसमें जो अनवांटेड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो किल हो जाए, और फिर उसको कूल किया जाता है, फिर वो मिल्क को यूज़ किया जाता है। ओके,
तो सबसे पहले मिल्क को पास्चराइज करेंगे हम किल करने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। फिर हम क्या करते हैं, नेक्स्ट जो ऐसा पास्चराइज्ड मिल्क है उसका करते हैं फर्मेंटेशन बेटा। दैट मिल्क इज फर्मेंटेड, वो मिल्क काम करता है फर्मेंटेशन। और फर्मेंटेशन हम किसके मदद से करते हैं, फर्मेंटेशन हम करते हैं लैक्टोबैसिलाई की मदद से, जो ऑलरेडी मिल्क में प्रेजेंट होता है। इफ अगर पास्चराइजेशन करते समय वो लैक्टोबैसिलाई किल अगर हो गया तो हम क्या करेंगे, बाहर से लैक्टोबैसिलाई बैक्टीरियाज हम उसमें ऐड करेंगे। और लैक्टोबैसिलाई क्या करता है, फर्मेंटेशन का प्रोसेस करते हैं। फर्मेंटेशन भी हम पहले ही देख चुके हैं। फर्मेंटेशन में क्या होता है, अगर ईस्ट से फर्मेंटेशन वहाँ पे अगर होता है तो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और इथेनॉल तैयार होता है ना, इनका थोड़ा सा याद करो। लेकिन हम यहाँ पे फर्मेंटेशन कर रहे हैं लैक्टोबैसिलाई से, तो यहाँ पे लैक्टिक एसिड बनता है बेटा, है ना। सो फर्मेंटेशन जब हो रहा है मतलब क्या हो रहा है, जो लैक्टोबैसिलाई है वो क्या करता है, जो मिल्क में शुगर है, लैक्टोज क्या है, लैक्टोज इज मिल्क शुगर, मिल्क में ये शुगर प्रेजेंट होता है लैक्टोज। लैक्टोबैसिलाई क्या करता है, ये लैक्टोज को कन्वर्ट कर देता है लैक्टिक एसिड में। लैक्टोज को किसमें कन्वर्ट कर दिया, लैक्टिक एसिड में, किसने, लैक्टोबैसिलाई ने। इसी को बोला जाता है फर्मेंटेशन। ओके नाउ ये जो लैक्टिक एसिड है ये एसिड है, एसिड की वजह से क्या होगा, मिल्क का जो पीएच है वो डिक्रीज हो जाता है। ये सब हम 9th में देख चुके हैं योगर्ट प्रोडक्शन। अभी हम थोड़ा सा फिर से रिवाइज कर रहे हैं बेटा। लैक्टोज का कन्वर्शन हो गया लैक्टिक एसिड में, उसकी वजह से मिल्क का पीएच डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है। अब उसकी वजह से क्या होगा, प्रोटीन जो है वो कोएगुलेट, कोएगुलेट मतलब एक आपस में जुड़ के वो एक ऐसा लम्ब, एक मास तैयार कर लेंगे, ठीक है। प्रोटीन्स कैसे थक्के बन जाएंगे, प्रोटीन्स कोएगुलेट हो जाएंगे लैक्टिक एसिड की वजह से। ओके नाउ इसके साथ ही में वहाँ पे कंपाउंड विथ टेस्ट एंड फ्लेवर आर आल्सो फॉर्म। कुछ और दूसरे कंपाउंड्स भी वहाँ बनते हैं, लैक्टिक एसिड के अलावा और दूसरे कंपाउंड्स भी बनते हैं, जिसके वजह से वो जो चीज़ है या योगर्ट है या क्रीम है उसको फ्लेवर या टेस्ट मिलता है बेटा। ओके एग्जाम्पल, अगर डायएसिटिल नाम का कंपाउंड तैयार हुआ, डायएसिटिल नाम का कंपाउंड तैयार हुआ तो वहाँ पे आता है बेटा, उसके वजह से आता है बटर का फ्लेवर, फ्लेवर ऑफ बटर। तो ये हो गया बेसिक स्टेप, चाहे योगर्ट का प्रोडक्शन हो, चीज़ का हो या क्रीम का हो। हमने बेसिक स्टेप्स डिस्कस किए बेटा, योगर्ट, क्रीम, बटर बनाने में बेसिक स्टेप्स क्या होती हैं वो हमने डिस्कस किए। सबसे पहले हम क्या करते हैं, बटर को मिल्क को पैस्चराइज करते हैं। पैस्चराइज करने की वजह से उसमें से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो किल हो जाते हैं। उसके बाद में हम क्या करते हैं, उसको पैस्चराइज करने के बाद हम क्या करते हैं, मिल्क इज पैस्चराइज्ड, इट इज देन फर्मेंटेड। फर्मेंटेशन करते हैं लैक्टोबैसिलाई की मदद से। लैक्टोज का कन्वर्जन होता है लैक्टिक एसिड में, जिसकी वजह से प्रोटीन जो है वो कोएगुलेट, प्रोटीन आपस में जुड़ के एक मास, लम्प्स तैयार कर लेते हैं, है ना, ऐसे थक्के तैयार हो जाएंगे प्रोटीन्स के। और उस तरीके से फिर वहाँ पे अलग अलग और दूसरे कंपाउंड्स भी बनते हैं, जिसके वजह से वहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट मिलता है। जैसे कि अगर डायएसिटिल ये कंपाउंड वहाँ तैयार हुआ है तो वहाँ बटर का फ्लेवर वहाँ से निकलेगा बेटा, उसके वजह से बटर को फ्लेवर आएगा। सो ये बेसिक स्टेप है डेयरी प्रोडक्ट्स में। अभी हम देखते हैं बेसिकली योगर्ट प्रोडक्शन कैसे होता है। ये हम देख चुके हैं 9th में, जब हमने देखा था कि हम घर में योगर्ट किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं, है ना। घर पे हम योगर्ट किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं, योगर्ट इज अ मिल्क प्रोडक्ट है, मिल्क का प्रोडक्ट है, प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ लैक्टोबैसिलाई। लैक्टोबैसिलाई इस तरीके से इनोकुलेंट, इनोकुलेंट मतलब जो चीज़ उसमें डाली जाती है बेटा, जो चीज़ डाली जा रही है उसको बोलते हैं इनोकुलेंट, ठीक है। सो लैक्टोबैसिलाई हम वहाँ पे क्या करते थे, हम वहाँ पे अगर हम घर पे मिल्क से कर्ड या योगर्ट मतलब दही या कर्ड भी उसको बोलते हैं, अगर हम बना रहे हैं तो हम बचा हुआ थोड़ा सा दही उसमें ऐड कर देते हैं। दही हम बचा हुआ ऐड कर रहे हैं मतलब क्या, हम कहीं ना कहीं लैक्टोबैसिलाई ही ऐड कर रहे हैं। फिर वो सेम चीज़ होती है, लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है, पीएच कम होने की वजह से प्रोटीन कर्ड अलग हो जाते हैं, वाटर सेपरेट हो जाता है और योगर्ट अलग हो जाता है बेटा। तो अभी हम पढ़ रहे हैं, लेकिन हम पढ़ रहे हैं इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी, यानी लार्ज स्केल पे जो हम मार्केट से, जो हम डेयरी से दही खरीद के लाते हैं वो कैसे बनाया जाता है वो हम देख रहे हैं बेटा। ओके सो फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, अगर हम इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की बात करते हैं, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ योगर्ट की अगर हम बात करते हैं, सो मिल्क पाउडर ऐड किया जाता है मिल्क में। जो मिल्क का हम फर्मेंटेशन करने वाले हैं ना, जो मिल्क से हम योगर्ट बनाने वाले हैं, उसमें एक्सटर्नली बाहर से और मिल्क पाउडर डाला जाता है। क्यों, दूध में हम और मिल्क पाउडर डाल रहे हैं तो उससे क्या होगा,
प्रोटीन कंटेंट जो है मिल्क का जो प्रोटीन कंटेंट है वो बढ़ जाएगा, वो इंक्रीज हो जाएगा। मिल्क का प्रोटीन कंटेंट बढ़ जाएगा, है ना। मिल्क है, मिल्क में और मिल्क पाउडर डाल रहे हो तो मिल्क पाउडर में तो प्रोटीन है ही, और वो मिल्क पाउडर जब हमने मिल्क में डाल दिया फर्मेंटेशन के पहले, तो क्या होगा बेटा, मिल्क में जितना भी प्रोटीन है उसका अमाउंट बढ़ गया, प्रोटीन का कंटेंट वहाँ पर बढ़ गया। प्रोटीन क्यों ज़्यादा हमको चाहिए, क्योंकि हमने देखा है लैक्टिक एसिड प्रोटीन को ही कर्डल अप कर देता है। दही में जो लम्स हमको दिखते हैं वो एक्चुअली प्रोटीन के ही है, तो जितना ज़्यादा प्रोटीन रहेगा उतना अच्छा योगर्ट वहाँ पे तैयार होगा बेटा, है ना। इसलिए इंडस्ट्री में क्या किया जाता है, क्या करते हैं, उसमें मिल्क पाउडर डाल दिया जाता है, जिससे प्रोटीन कंटेंट जो है वो मिल्क का वो मेंटेन रहेगा, थोड़ा सा बढ़ जाएगा, तो अच्छे क्वालिटी का योगर्ट वहाँ पे तैयार होगा। योगर्ट मतलब दही। फिर हम मिल्क को बॉईल करते हैं, मिल्क इज बॉइल्ड, और फिर उसको कूल करते हैं। मिल्क बॉईल करते हैं और कूल करते हैं, और जब मिल्क का टेम्परेचर कम हो जाता है ना, थोड़ा सा वार्म वो रहता है, सम 40-50 डिग्रीज के अराउंड अगर टेम्परेचर जब उसका होता है, तो हम उसमें 2 बैक्टीरिया के स्ट्रेन्स डालते हैं, 2 तरीके के बैक्टीरिया डालते हैं। यहाँ पे बेटा बैक्टीरिया के नाम रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे हमने 6th चैप्टर जब पढ़ा था तब भी मैंने बोला था बेटा आपको वहाँ पे लर्निंग वाली चीज़ ज़्यादा है, और अब हम जो 7th और 8th चैप्टर पढ़ने वाले हैं उसमें भी लर्निंग वाली चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत सारे अलग अलग बैक्टीरियाज या अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के नाम पढ़ने पड़ेंगे, उसके साथ में याद भी करना पड़ेगा। और यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट हो जाती है बेटा स्पेलिंग। यहाँ पे अगर एक भी जगह पे आपका आई ई की गड़बड़ होगी तो पूरा स्पेलिंग ही गलत हो गया। बायोलॉजिकल नेम्स है बेटा ये बैक्टीरियाज के या कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के, तो बहुत ज़रूरी है कि आप स्पेलिंग के साथ, एक भी स्पेलिंग मिस्टेक वहाँ पे नहीं होनी चाहिए। स्पेलिंग के साथ आप अच्छे से बैक्टीरिया के नाम याद रखो, और कौन से बैक्टीरिया का क्या यूज़ है वो भी हमको याद रखना बेटा। बहुत सारे बैक्टीरिया हमको पढ़ने हैं यहाँ पे इस चैप्टर में, और इसके आगे आने वाले चैप्टर में भी। तो आपको क्या करना है, बहुत अच्छी तरीके से ये सारे नाम प्रैक्टिस करके याद कर लेना है। इसीलिए मैंने बोला जिस दिन जितना पढ़ाया उतना आप आज ही प्रिपेयर कर लो, तो आपको अच्छे से याद रहेगा। ओके, अगेन स्पेलिंग के साथ उनके फंक्शन। तो हम पढ़ रहे हैं योगर्ट प्रोडक्शन, उसमें कौन से 2 बैक्टीरिया इन्वॉल्व है, उसमें आ जाता है स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस। एक बैक्टीरिया है स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस, और दूसरा बैक्टीरिया है लैक्टोबैसिलस डेल्ब्रुएकी। एक बार फिर से बोलती हूँ, स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस और लैक्टोबैसिलस डेल्ब्रुएकी, ये दोनों बैक्टीरिया डाले जाएंगे। वो कौन से मिल्क में, जिसको हमने वार्म किया, पहले उसमें प्रोटीन डाला, प्रोटीन मतलब मिल्क पाउडर डाला, फिर उसको वार्म करके ठंडा किया। जैसे ही वो ठंडा होने लगा तो उसमें हमने ये दोनों बैक्टीरिया डाले 1:1 प्रोपोर्शन में। 1:1 प्रोपोर्शन मतलब ये जितना उतना ही है, यानी इक्वल अमाउंट। अगर हम ये 2 ग्राम डाल रहे हैं तो हमको ये भी 2 ग्राम ही डालना है, ठीक है। वो हो गया 1:1 प्रोपोर्शन में, इक्वल अमाउंट्स में दोनों बैक्टीरिया डालने हैं। अब इनका काम क्या है, सो देखो जो स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया है वो क्या करता है, इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। वो लैक्टोज पे एक्ट करेगा, मिल्क में जो शुगर प्रेजेंट होती है लैक्टोज, और उसको कन्वर्ट कर देगा लैक्टिक एसिड में। कौन, स्ट्रेप्टोकोकस। अब कंफ्यूज मत हो जाना, हमने जो 9th में पढ़ा था तो वहाँ तो हम देख रहे थे कि लैक्टोबैसिलस जो है वो कन्वर्ट कर रहा था लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में, लेकिन यहाँ पे उल्टा है बेटा। यहाँ पे लैक्टोबैसिलस का काम कुछ और है, क्योंकि ये जो है लैक्टोबैसिलस डेल्ब्रुएकी है, वो लैक्टोबैसिलस कुछ और होगा, ठीक है, समझ में आ रहा है, ये अलग है। तो यहाँ पे जो है वो स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस, जो स्ट्रेप्टोकोकस है वो क्या करता है, लैक्टिक एसिड फॉर्म करेगा। लैक्टिक एसिड फॉर्म होने की वजह से प्रोटीन का कोएगुलेशन हो जाएगा, प्रोटीन्स विल गेट कर्डल्ड अप। प्रोटीन क्या हो जाएंगे, गेट आउट, मतलब प्रोटीन्स टू गेट आउट, दैट गिव्स डेंस कंसिस्टेंसी टू द योगर्ट। मतलब प्रोटीन सेपरेट हो जाएंगे ना, प्रोटीन एक अपना मास थक्के बना लेंगे प्रोटीन्स के, क्योंकि पीएच कम हो गया तो प्रोटीन कोएगुलेट हो जाते हैं। कोएगुलेट होना मतलब ही क्या, जैसे हमको पता है ना, ब्लड अगर थोड़ा देर वैसे ही रह जाए तो ब्लड का थक्के बन जाते हैं, कोएगुलेट हो जाते हैं, वैसे ही प्रोटीन भी, प्रोटीन कोएगुलेट हो रहा मतलब कि उसके ऐसे थक्के लम्प्स बन रहे हैं, जिसकी वजह से वाटर सेपरेट हो गया। और डेंस कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी मतलब आप एक तरीके से कह सकते हो उसकी थिकनेस डेंस हो गई, यानी डेंस मतलब गाढ़ा वो बन गया, ठीक है। पहले तो मिल्क पतला था, जैसे ही वहाँ पे स्ट्रेप्टोकोकस ने एक्ट किया, लैक्टिक एसिड बना, और लैक्टिक एसिड की वजह से प्रोटीन सेपरेट हो गया, प्रोटीन के मास बन गए, उसकी कंसिस्टेंसी वो कैसा हो गया, गाढ़ा हो गया, थिक हो गया वो योगर्ट। तो फिर ये लैक्टोबैसिलस डेल्ब्रुएकी का काम क्या है, तो जो लैक्टोबैसिलस है बेटा, ये लैक्टोबैसिलस क्या करता है, ये लैक्टोबैसिलस प्रोड्यूस करता है एसिटॉल्डिहाइड जैसे कंपाउंड। ये क्या बनाता है, ये बनाता है कुछ कंपाउंड जैसे कि एसिटॉल्डिहाइड।
जैसे हमने देखा था ना थोड़ी देर पहले डायएसिटल बना तो बटर का टेस्ट आता था, वैसे ही लैक्टोबैसिलस क्या बनाता है, एसिटॉल्डिहाइड। ये सारे कंपाउंड्स के नाम है बेटा, ये सारे कंपाउंड्स के नाम है। जब आप केमिकल कंपाउंड्स वाले लेसन पढ़ोगे तो हो सकता है आपको ये सारे कंपाउंड्स वहाँ देखने को भी मिले। तो ये कुछ कंपाउंड के नाम है। सो जब एसिटॉल्डिहाइड बनेगा तो एसिटॉल्डिहाइड का काम है कि कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट वो देता है योगर्ट को। योगर्ट जब हम खाते हैं तो उसमें खट्टा सा टेस्ट आता है ना, वो किसकी वजह से है, कैरेक्टरिस्टिक मतलब योगर्ट का जो स्पेशल अलग टेस्ट है वो टेस्ट किसकी वजह से है, एसिटॉल्डिहाइड की वजह से। और एसिटॉल्डिहाइड कौन बना रहा है, लैक्टोबैसिलस। स्ट्रेप्टोकोकस क्या कर रहा है, लैक्टिक एसिड बना रहा है, जिसकी वजह से वो जो है वो डेंस वहाँ पे हो रहा है बेटा। ओके, इसके अलावा हम देखते हैं कि मार्केट में आपको स्ट्रॉबेरी योगर्ट, बनाना योगर्ट, मैंगो योगर्ट, ऐसे अलग अलग फ्लेवर के भी योगर्ट दिखते हैं। तो ये फ्लेवर के योगर्ट्स कैसे हम बनाएंगे, ये फ्लेवर के योगर्ट्स बनाने के लिए हम क्या करते हैं, फ्रूट जूसेस आर एडेड फॉर फ्लेवर्स। अगर हमको मैंगो फ्लेवर का बनाना है तो हम मैंगो जूस में ऐड कर देंगे, हमको बनाना फ्लेवर का बनाना है तो बनाना का जूस वगैरह हम या प्यूरी उसका पेस्ट बना के उसमें ऐड कर देंगे बेटा। ओके, सो इस तरीके से अलग अलग फ्लेवर्स के योगर्ट भी बनाए जाते हैं इंडस्ट्रीज में। एक और पॉइंट यहाँ पे दिया है शेल्फ लाइफ। शेल्फ लाइफ को अगर हम सिंपल भाषा में बोले बेटा तो शेल्फ लाइफ मतलब होता है एक्सपायरी डेट। हर एक की सारी खाने की चीज़ें हैं और खाने की चीज़ों की एक्सपायरी डेट होती है। तो हम योगर्ट भी ज़्यादा दिन तक हम यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो हम योगर्ट के शेल्फ लाइफ मतलब उसकी एक्सपायरी डेट कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, कैसे बढ़ा सकते हैं, तो उसकी शेल्फ लाइफ हम बढ़ा सकते हैं बेटा बाय पेस्चराइजेशन। पेस्चराइजेशन मतलब थोड़ी देर पहले बोला, हम क्या करते हैं, पेस्चराइजेशन में हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल कर देते हैं। हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जब किल हो जाएंगे तो क्या होगा, वहाँ पे हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किल हो गए तो उसकी एक्सपायरी डेट बढ़ जाएंगी ना, वो ज़्यादा समय तक अभी अच्छा बना रहेगा। उसको खराब कौन करेंगे, खराब तो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही करेंगे। अगर हमने पास्चराइजेशन किया तो हमने हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ही किल कर दिया, तो इसका मतलब वहाँ पे कोई खराब माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट नहीं है, तो वो योगर्ट जो है वो जल्दी खराब नहीं होगा, मतलब उसकी एक्सपायरी डेट, उसकी शेल्फ लाइफ इंप्रूव हो गई, बढ़ गई। दूसरा क्या बोला है, प्रोबायोटिक प्रॉपर्टीज। ये आपको आगे में जब हम प्रोबायोटिक पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा, लेकिन इतना समझ लो प्रोबायोटिक प्रॉपर्टीज मतलब जो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं बेटा। ओके, उसको भी मेंटेन करके रखेंगे। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो उसमें प्रेजेंट होते हैं जैसे लैक्टोबैसिली या स्ट्रेप्टोकोकस, ये हमारे हेल्थ के लिए भी अच्छे होते हैं, तो वो भी अगर हम पेस्चराइजेशन कर लेते हैं बेटा तो वो क्या होंगे, उनका भी अमाउंट मेंटेन रहेगा मिल्क में, है ना। आप बोलेंगे हम पेस्चराइजेशन कर रहे हैं तो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है तो किल हो जाना चाहिए बेटा। हाँ बेटा, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किल तो होंगे, लेकिन ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है देखो हम पेस्चराइजेशन करने के बाद में डाल रहे हैं ना, पहले हमने मिल्क को बॉईल कर लिया और फिर कूल किया, मतलब उसका पेस्चराइजेशन किया और फिर हमने ये बैक्टीरियाज डाले। समझ में आ रहा है, क्योंकि ये बैक्टीरियाज हमारे काम के हैं। अगर हम ये पहले डालेंगे और हीट करेंगे तो इनकी भी डेथ हो जाएंगी, तो हमारा वहाँ पर प्रोसेस होगा नहीं। समझ में आ रहा है ना, हीट को थोड़ी पता है कि ये काम का बैक्टीरिया है और वो अनवांटेड है तो उसी को किल कर लो, नो, सारे बैक्टीरियाज किल हो जाएंगे, उसके बाद में हमने काम वाले बैक्टीरियाज डाले हैं जो ये अपना वर्क करेंगे और इस वजह से उसकी प्रोबायोटिक प्रॉपर्टीज बढ़ रही है, क्योंकि अनवांटेड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किल हो गए और उसकी एक्सपायरी डेट भी बढ़ रही है। तो ये हो गया योगर्ट प्रोडक्शन इंडस्ट्री में किस तरीके से होता है। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है और दोनों का फंक्शन क्या है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बेटा बटर। बटर बहुत सिंपल है। बटर में क्या किया जाता है, बटर में हम जो क्रीम होता है ना, क्रीम, फ्रेश क्रीम जो होता है उसको चर्न करते हैं या बीट, मतलब आपने वो हैंड ब्लेंडर वगैरह देखा होगा बेटा, ब्लेंडिंग जिससे की जाती है, या बड़े बड़े चर्नर्स होते हैं ना, उसको बहुत ऐसा फेंटा जाता है, एक तरीके से आप बोल सकते हो उसको बहुत फेंटा जाता है क्रीम को, तो उससे क्या बन जाता है, बटर। तो वो जो नॉर्मल बटर है, रेगुलर बटर है, उसको बोलेंगे हम फ्रेश क्रीम, ठीक है। उसको बीट करेंगे हम, उसको चॉन करेंगे, उसको बहुत फेंटेंगे बड़ी बड़ी मशीन्स में, तो बटर तैयार हो जाएगा। वो हो गया हमारा फ्रेश क्रीम। और दूसरा होता है कल्चर्ड बटर। कल्चर्ड बटर मतलब क्या, जिसमें हमने बाहर से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डाल दिए हैं। सेम है ये फ्रेश क्रीम वाला रेगुलर बटर ही है, लेकिन उसमें अगर हमने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डाल दिए तो वो बटर को हम कहेंगे कल्चर्ड बटर, क्योंकि उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कल्चर्स प्रेजेंट है ना, इसलिए हम उसको कहेंगे बेटा कल्चर्ड बटर। तो बस इतना ही दिया बटर के बारे में, ज़्यादा कुछ नहीं दिया है। एक होता है फ्रेश क्रीम, दूसरा होता है कल्चर्ड। फ्रेश क्रीम नॉर्मल है, कल्चर्ड बटर कैसे मिलेगा, अगर हम उसमें एक्सटर्नली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डाल देते हैं तो हमको मिलेगा कल्चर्ड बटर। ओके, अभी हम देखते हैं नेक्स्ट चीज़ प्रोडक्शन। नेक्स्ट हम देखते हैं बेटा चीज़ प्रोडक्शन। चीज़ किस तरीके से बनाया जाता है, ठीक है।
हाउ इज चीज़ प्रोड्यूस्ड इन इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज में कैसे चीज़ बनाया जाता है वो हम देखते हैं। सो ऑल ओवर द वर्ल्ड चीज़ इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम काउज मिल्क। बेसिकली चीज़ कहाँ से बनाया जाता है, काउ के मिल्क से चीज़ तैयार किया जाता है पूरे वर्ल्ड में। एंड चीज़ इज़ अ वेरी फेमस प्रोडक्ट, बहुत लोग, सब लोगों को पसंद होता है चीज़, है ना। सो इसका बिजनेस भी बहुत बड़ा है। हाउ दिस चीज़ इज प्रोड्यूस्ड दैट वी हैव टू सी इन द नेक्स्ट टॉपिक। सो सबसे पहले काउ के मिल्क को, जहाँ पे भी जो भी इंडस्ट्रीज है चीज़ प्रोडक्शन वाली, वहाँ पे सबसे पहले रॉ मटेरियल में क्या लगने वाला है उनको, काउ मिल्क। काउ मिल्क जब आता है तो काउ मिल्क पे सबसे पहले ना वो क्या करते हैं, सम केमिकल एंड माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्ट्स आर परफॉर्म्ड ऑन इट। वाई, क्यों ये टेस्ट हमको परफॉर्म करनी है मिल्क के ऊपर में, क्योंकि ऐसा जब हम मिल्क चीज़ बनाने के लिए यूज़ करने वाले हैं तो जो मिल्क का जो कंटेंट है, मिल्क में जो प्रोटीन्स है, जो अदर लैक्टोज वगैरह है, वो एक पर्टिकुलर अमाउंट में है या नहीं, प्रॉपर अमाउंट में प्रेजेंट है या नहीं, वो केमिकल टेस्ट से हम पता लगाते हैं। मिल्क के ऊपर में जो हम टेस्ट करेंगे उससे पता लगाएंगे कि उसमें प्रोटीन कितना प्रेजेंट है, सब कंटेंट्स बराबर है या नहीं है। और फिर अगर हम माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्ट की अगर बात करते हैं तो उसमें हम क्या चेक करेंगे कि मिल्क में कुछ बहुत ही हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह तो प्रेजेंट है या नहीं है। ये सारी चीज़ें हम सबसे पहले मिल्क को टेस्ट करेंगे, केमिकल और माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्ट, और उससे पता लगा देंगे। और जब हमको मिल्क फिट लगेगा कि हम ये मिल्क से चीज़ बना सकते हैं तो हम आगे के स्टेप्स वहाँ पे करेंगे बेटा। सो उसमें क्या किया जाता है, फिर हमने पहले केमिकल और माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्ट कर दी, अभी हमको पता चला है कि मिल्क सब ठीक है, उसमें कंटेंट भी सब बराबर है, माइक्रोब्स भी कुछ हार्मफुल प्रेजेंट उसमें नहीं है। तो नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हम उसमें कलर्स और माइक्रोब्स, अलग अलग कलर ऐड कर सकते हैं, या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जैसे कि कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हम डालेंगे, तो लैक्टोबैसिलस लैक्टिस, लैक्टोबैसिलस लैक्टिस, लैक्टोबैसिलस क्रेमोरिस, लैक्टोबैसिलस क्रेमोरिस, या स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस। ये 3 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसमें डाले जा सकते हैं। कौन से, लैक्टोबैसिलस लैक्टिस, लैक्टोबैसिलस क्रेमोरिस और स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस आर मिक्स्ड विद मिल्क। ये मिक्स किए जाते हैं मिल्क के साथ में, और अगर कुछ कलर हमको चीज़ में ऐड करना है तो वो भी हम मिल्क में मिक्स कर देंगे बेटा। ओके, ये बैक्टीरियाज का काम क्या है, तो ये बैक्टीरियाज क्या करेंगे, इम्पार्ट सारनेस टू द मिल्क, मिल्क को सार यानी वो खट्टा टेस्ट मिल्क में ऐड करते हैं। ये सारे बैक्टीरियाज की वजह से सावरनेस आता है मिल्क में ना। उसके बाद में क्या करेंगे, प्रोटीन का भी कोएगुलेशन करेंगे ना, वहाँ पे लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होगा तो प्रोटीन क्या हो जाएगा, कोएगुलेट हो जाएंगे और वाटर सेपरेट हो जाएगा। तो वो जो वाटर होता है वे, उसको बोलते हैं बेटा वे मतलब जो मिल्क में से प्रोटीन सेपरेट हो गया और जो वाटर ऑफ मिल्क है, मिल्क में जो वाटर बचा उसको कहते हैं वे। तो वे हमारे किसी काम का नहीं है, तो वे को हम रिमूव कर देते हैं। और जब हमने वे को रिमूव कर दिया तो वहाँ पे प्रोटीन के लम्प भी बचेंगे, तो वहाँ से उसको डेंस टेक्सचर यानी एकदम थिक गाढ़ा सा वो मास एक तैयार हो जाता है, डेंस टेक्सचर उसको मिल जाता है, एकदम थिक गाढ़ा वो हो जाता है, जैसे हमने उसमें से वाटर वे को रिमूव कर दिया। ओके, अब जब हम अर्लियर ट्रेडिशनल मेथड्स की बात करते हैं, पुराने ज़मानों की अगर हम बात करें तो वहाँ पे जो है, वहाँ पे चीज़ बनाने के लिए एक एंजाइम का मदद लिया जाता था बेटा। चीज़ बनाने के लिए एक एंजाइम का यूज़ किया जाता था, एंड दैट एंजाइम इज रेनेट। वो एंजाइम का नाम था रेनेट। और वो एंजाइम कहाँ से मिलती थी, वो एंजाइम मिलती थी एलिमेंट्री कैनाल ऑफ कैटल्स। कहाँ से मिलती थी, कैटल्स जो होता है ना, गाय भैंस वगैरह, गाय भेड़ ऑक्स वगैरह, इनको कैटल्स बोलते हैं। जो चरने वाले होते हैं, घास वगैरह चरते हैं, उनको कैटल बोला जाता है। उनके एलिमेंट्री कैनाल से, एक एंजाइम मिलती थी रेनेट, और वो एंजाइम के मदद से अर्लियर चीज़ बनाया जाता था। लेकिन जो फिर वेजिटेरियन लोग थे, वो लोग तो ऐसे एंजाइम यूज़ नहीं कर सकते थे, या ऐसा चीज़ यूज़ नहीं कर सकते थे जिसमें वो एंजाइम यूज़ की गई हो जो एनिमल से आ रही है। तो अगर वेजिटेरियन चीज़ बनाना है तो वहाँ पे एक दूसरी एंजाइम भी यूज़ की जाती है, वो एंजाइम है प्रोटीएज। वो एंजाइम कौन सी है, प्रोटीएज। और वो एंजाइम हमको मिलती है बेटा फंगस से। वो एंजाइम कहाँ से मिलती है, फंगस से मिलती है। प्रोटीएज नाम की एक एंजाइम है जो फंगस से मिलती है, और उससे जो चीज़ तैयार होगा, अब वो वेजिटेरियन चीज़ है, वो वेजिटेरियन लोग भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे बेटा स्टेप्स क्या है चीज़ प्रोडक्शन। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं बेटा बेसिक स्टेप्स क्या है चीज़ प्रोडक्शन में, किस तरीके से स्टेप वाइज हम चीज़ बना सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमने क्या किया,
जब हमने ये बैक्टीरियाज डाले तो मिल्क में से प्रोटीन सेपरेट हो गया, उसकी थिक कंसिस्टेंसी एकदम गाढ़ा डेंस हो गया, और हमने वे को जो पानी था उसको सेपरेट कर दिया। तो जब हमारे पास हमको क्या मिल गया, वी सेपरेटेड द वे, सो वी गॉट सॉलिड योगर्ट। हमको एक सॉलिड योगर्ट ही मिल गया ना, क्योंकि यहाँ पे ये प्रोसेस तो पूरी योगर्ट वाली होगी, तो हमको जो सॉलिड प्रोटीन्स मिले वो क्या थे, वो नथिंग बट योगर्ट। तो वो सॉलिड जो योगर्ट है उसको सबसे पहले हम कट करते हैं, हम उसको कट करेंगे सुटेबल साइज के पीसेस में, फिर उसकी वॉशिंग की जाती है, उसको क्लीन धोया जाता है, वॉश किया जाता है, फिर रबिंग अगर हमको कोई स्पेशल शेप उसको देना है या कोई चीज़ उसमें ऐड करनी है तो हम वो उस पर रब करते हैं, ठीक है। देन उसका किया जाता है बेटा सॉल्टिंग, मतलब उसमें सॉल्ट ऐड किया जाता है, तो सॉल्ट उसमें रब करते हैं, हम सॉल्ट को रब करते हैं, या फिर एक सॉल्ट का सॉल्यूशन बना के उसमें वो चीज़ के जो पीसेस है उसको डाला जाता है बेटा। नेक्स्ट, अगर वो चीज़ में हमको कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या कुछ पिगमेंट्स मतलब कलरिंग सब्सटेंसेस, कलर्स हमको कुछ डालने हैं, या फ्लेवर्स मतलब टेस्ट वगैरह जिससे आता है, तो अगर हमको कोई माइक्रोब्स या फ्लेवर्स या फिर उसमें पिगमेंट्स डालनी है तो वो हम उसको डालते हैं, उसको मिक्स किया जाता है चीज़ में। फिर नेक्स्ट इज प्रेसिंग द चीज़ एंड कटिंग इनटू पीसेस। चीज़ को प्रेस किया जाता है, कंप्रेस किया जाता है, और प्रेस करने के बाद उसको पीसेस में, छोटे छोटे पीसेस है, जो भी साइज़ का पीस आपको चाहिए उसमें उसको कट किया जाता है, एंड देन इट इज स्टोर्ड फॉर राइपनिंग, यानी उसको फिर स्टोर करके रख दिया जाता है। राइपनिंग मतलब एजिंग, उसको एज होने के लिए, पुराना होने के लिए रख दिया जाता है, क्योंकि चीज़ बेटा ऐसी चीज़ है, कोई चीज़ ऐसे होता है जो फ्रेश यूज़ किए जाते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द चीज़ें जो है उनको राइप यानी एज किया जाता है, कुछ महीनों के लिए वैसे ही छोड़ दिया जाता है, क्योंकि जब उस पे से कुछ महीने गुजरेंगे तभी वो चीज़ को प्रॉपर टेस्ट वो आता है बेटा। जैसे हम कोई चीज़ें देखते हैं ना, जो चीज़ ज़्यादा पुरानी होती है वो अच्छी होती है, जैसे हम आयुर्वेदिक मेडिसिन की बात करते हैं, जितना वो पुराना होता है उतना अच्छा होता है, तो वैसे ही चीज़ भी जितना पुराना एज होगा, जितना राइपनिंग उसका हुआ होगा, उतना उसका टेस्ट बेहतर आएगा बेटा। तो ये 7 स्टेप्स है चीज़ प्रोडक्शन की, अच्छे से याद कर लेना है, क्वेश्चन वगैरह आते ही है इसमें। सबसे पहले कटिंग द सॉलिड योगर्ट इनटू पीसेस, फिर उसकी वॉशिंग, फिर उसकी रबिंग, फिर उसकी सॉल्टिंग, देन मिक्सिंग माइक्रोब्स, पिगमेंट्स या फ्लेवर्स, देन प्रेसिंग द चीज़ एंड कटिंग इनटू पीसेस, और फिर स्टोरिंग एंड राइपनिंग, उसको स्टोर करके रख दिया जाता है बेटा। इस तरीके से चीज़ प्रोडक्शन किया जाता है। अब देखो, कुछ होता है फ्रेशली प्रिपेयर्ड चीज़, यानी जो तुरंत बनाते हैं और तुरंत यूज़ किया जाता है, जैसे बनाया वैसे यूज़ किया जाता है, वो होता है बेटा सॉफ्ट। जैसे कि कॉटेज चीज़ मतलब पनीर, कॉटेज चीज़ मतलब पनीर, पनीर को हम फ्रेशली बनाते हैं और तुरंत यूज़ करते हैं, तो वो हो गया सॉफ्ट। उसके बाद में क्रीम चीज़ या मोज़रेला, ये जो सारी चीज़ें हैं ये सॉफ्ट होते हैं और फ्रेशली बना के यूज़ किए जाते हैं। फिर आता है हमारा सेमी हार्ड चीज़, है थोड़ा हार्ड वो होगा, जब अगर हम उसको 3 से 12 मंथ उसको स्टोर करके रखें राइपनिंग के लिए, तो उसको तब वो बन जाएगा सेमी हार्ड चीज़। एग्जाम्पल है चेडर चीज़, जो बर्गर्स वगैरह में होता है ना येलो कलर का, वो होता है चेडर चीज़। और अगर हम उसको 12 से 18 मंथ्स के लिए राइपनिंग करने दें, 12 से 18 महीने के लिए उसको छोड़ दे, तो वहाँ पे जो चीज़ तैयार होता है वो बहुत हार्ड होता है बेटा। एग्जाम्पल है उसका पार्मेजान चीज़, आपने अगर देखा होगा तो ऐसे बड़े बड़े क्यूब्स होते हैं, पार्मेजान चीज़ के क्यूब्स नहीं, ऐसे व्हील होते हैं, बड़े बड़े व्हील्स होते हैं, वो बहुत हार्ड होता है, ठीक है। क्यों? कि उसको 12 से 18 महीने स्टोर करके रखा है, वेरी हार्ड है। एग्जाम्पल है पार्मेजान चीज़। तो ये हो गया अलग अलग टाइप्स ऑफ चीज़। अभी देखो बेटा, जब हम मिल्क प्रोडक्ट्स या डेयरी प्रोडक्ट्स बना रहे हैं तो वहाँ पे क्लीनलीनेस और स्टरलाइजेशन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है ना। व्हाट इज स्टरलाइजेशन? स्टरलाइजेशन मतलब ऐसी एनवायरनमेंट मेंटेन करके रखना जहाँ पे कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट नहीं है, उसी को बोलता है स्टरलाइजेशन। मतलब फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। तो ऐसे एनवायरनमेंट रखना क्यों जरूरी है? क्योंकि हमने अभी इतने सारे मिल्क के प्रोडक्ट्स देखे तो हमने देखा कि मिल्क के प्रोडक्ट्स में बैक्टीरिया का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, और ये जो बैक्टीरिया है ये बैक्टीरिया के ऊपर में दूसरे वायरसेस अटैक कर सकते हैं बेटा। ये बैक्टीरिया के ऊपर में वायरस अटैक करेंगे, और जब ऐसा बैक्टीरिया हम यूज़ कर रहे हैं जिसमें वायरस अटैक हुआ है, तो उसमें से जो डेयरी प्रोडक्ट बनेगा बेटा वो कैसा रहेगा?
वो होगा बेटा हार्मफुल, उससे हमको डिजीज भी हो सकती है, इसीलिए वहाँ पे स्टरलाइजेशन और क्लीनलीनेस मेंटेन करना जरूरी है। एक और पॉइंट, तो फिर क्यों ना हम वायरस रेजिस्टेंट बैक्टीरियाज यूज करें, यानी ऐसे बैक्टीरिया जिस पे वायरस अटैक ही नहीं कर सकते हैं, या म्यूटेंट वेराइटीज मतलब जिसके जीन में वगैरह हमने चेंज कर दिया है, बैक्टीरिया के जीन में चेंज कर दिया है, या फिर ऐसे स्ट्रेन्स जिसके मदद से जो अननेसेसरी स्टेप्स है, बिना काम की स्टेप्स है, वो हम अवॉइड कर सके, है ना। तो कुछ स्टेप्स कम हो जाएंगी तो वहाँ पे ये सारे खतरे भी कम हो जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं, या ये सारी चीज़ें फॉलो करनी चाहिए डेयरी प्रोडक्ट्स के फॉर्मेशन के दौरान। तो ये हो गया बेटा पूरा चीज़ प्रोडक्शन। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रोबायोटिक्स। तो हमने चीज़ प्रोडक्शन पूरा देखा बेटा, किस तरीके से क्या क्या स्टेप्स होती है और किस तरीके से अलग अलग तरीके की चीज़ बनाए जा सकते हैं। अब यहाँ कुछ क्वेश्चन दिए हैं, विच डिफरेंट टाइप्स ऑफ चीज आर यूज इन वेस्टर्न फूड लाइक पिज्ज़ा, बर्गर, सैंडविच। सबने पिज़्ज़ा, सैंडविच, बर्गर खाए होंगे और उसमें अलग अलग तरीके के चीज़ यूज़ किए जाते हैं। तो कौन सा चीज़ यूज़ किए जाते हैं, अलग अलग चीज़ होता है बेटा। प्रोसेस्ड चीज़ होता है, देन देयर इज मोज़रेला चीज़, उसके बाद में आता है चेडर चीज़, ब्लू चीज़, क्रीम चीज़, ऐसे अलग अलग टाइप ऑफ, या स्विस चीज़ जो आप टॉम एंड जेरी में देखते होंगे ना, जो जेरी को पसंद होता है जिसमें से होल्स वगैरह प्रेजेंट होता है, उनको बोला जाता है स्विस चीज़। ऐसे अलग अलग चीज़ यूज़ किए जाते हैं। अब ये चीज़ अलग अलग क्यों है, क्योंकि इनको अलग अलग बैक्टीरियाज की मदद से तैयार किया जाता है। कोई चीज़ ऐसे भी होते हैं जिसमें सिर्फ काऊ का मिल्क नहीं, दूसरे मिल्क से भी वो चीज़ बनाए जाते हैं। फिर अलग अलग बैक्टीरियाज हम यूज़ करते हैं वो चीज़ प्रोडक्शन के लिए, अलग टाइम के लिए उनको राइप किया जाता है, स्टोर किया जाता है। तो इसके वजह से अलग अलग तरीके की चीज़ विथ डिफरेंट फ्लेवर्स एंड टेक्सचर्स आर अवेलेबल। ओके, फिर एक नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन दोज टाइप ऑफ चीज़। अभी हमने डिस्कस किया है, उनको अलग अलग बैक्टीरिया से बनाया जाता है। आपको अगर आप नोट्स में देखोगे तो आपको वहाँ पे दिख जाएगा कौन सी चीज़ के लिए कौन सा बैक्टीरिया यूज़ किया है। तो वहाँ पे आपको अलग अलग चीज़ से हम जिस बैक्टीरिया से हम मोज़रेला चीज़ बना रहे हैं वही सेम बैक्टीरिया हम चेडर चीज़ के लिए यूज़ नहीं करेंगे बेटा। तो बैक्टीरिया अलग, तो वहाँ पे जो फ्लेवर्स वगैरह है प्रोड्यूस्ड दैट विल बी ऑल्सो डिफरेंट, फ्लेवर्स अलग होंगे। फिर उसका हम एजिंग यानी उसको जो स्टोर कर रहे थे हम राइपनिंग के लिए, वो भी हमने देखा किसी को फ्रेश यूज़ किया जाता है, किसी को 3 मंथ्स के लिए, 3 to 6, किसी को ज़्यादा मंथ्स के लिए यूज़ किया जाता है 3 to 12 या 12 to 18 मंथ्स। तो उसके हिसाब से उसकी कंसिस्टेंसी मतलब वो कितना थिक होगा, हार्ड होगा, क्या उस पर डिपेंड करता है। और ये सारे रीजंस की वजह से अलग अलग चीज़ अवेलेबल है, जैसे कि सॉफ्ट चीज़ फ्रेशली यूज़ किया जाता है, सेमी हार्ड चेडर चीज़ 3 to 12 मंथ्स उसको राइप करेंगे, 12 to 18 मंथ्स करेंगे तो हार्ड चीज़ जैसे कि पार्मेजान हमको मिलता है। तो ये सारे रीजंस के वजह से अलग अलग चीज़ेस मार्केट में अवेलेबल है। नेक्स्ट हम देखेंगे बेटा प्रोबायोटिक्स। व्हाट आर प्रोबायोटिक्स? सो these are also milk products but contain active bacteria। ज़रूरी नहीं है मिल्क प्रोडक्ट, आप कह सकते हो these are healthy food stuffs। ये कुछ खाने की चीज़ें हैं which are healthy and most important है उसमें क्या होना चाहिए, एक्टिव मतलब लाइव बैक्टीरिया, यानी जिंदा लाइव बैक्टीरिया। ठीक है, इट शुड कंटेन लाइव यानी जिंदा बैक्टीरिया उसमें प्रेजेंट होने चाहिए। लिविंग बैक्टीरिया जिस भी फूड में प्रेजेंट है ऐसे फूड को हम कहते हैं बेटा प्रोबायोटिक्स। बट व्हाट टाइप ऑफ बैक्टीरिया, डिजीज का कॉज करने वाला बैक्टीरिया क्या? नो। ऑब्वियसली बैक्टीरियाज भी 2 तरीके के होते हैं बेटा, एक जिसको हम कहते हैं गुड बैक्टीरिया और एक जिसको हम कहते हैं बैड बैक्टीरियाज। तो फूड स्टफ कंटेनिंग गुड बैक्टीरियाज, ऐसा फूड जिसमें गुड अच्छा बैक्टीरिया हमारे हेल्थ के लिए जो बैक्टीरिया अच्छा हो, ऐसे अगर एक्टिव या लाइव बैक्टीरिया प्रेजेंट है तो उसको हम कहते हैं बेटा प्रोबायोटिक। ओके, नाउ हमारे बॉडी में क्या नॉर्मली बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं क्या? शायद हमने 9th में भी डिस्कस किया होगा बेटा। यस, हमारे बॉडी में बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं। मोस्टली हमारा जो एलिमेंट्री कैनाल है या फिर जो इंटेस्टाइन होते हैं हमारे, वो इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है बेटा बैक्टीरियाज। दीज आर गुड बैक्टीरियाज जिसको हम कहते हैं इंटेस्टिनल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, नेचुरल इंटेस्टिनल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे इंटेस्टाइन में
कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नेचुरली प्रेजेंट होते हैं, वो गुड होते हैं, वो हमको डाइजेशन में हेल्प करते हैं। अगर वहाँ पे गुड बैक्टीरिया ऑलरेडी प्रेजेंट है तो मुझे बताओ क्या वहाँ पे बैड बैक्टीरिया आके बैठ सकते हैं कि? अगर एक क्लास फुल ऑफ स्टूडेंट्स भरा हुआ है, एक क्लास है जिसमें पूरे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, तो जब वो स्टूडेंट ऑलरेडी वहाँ बैठे हुए हैं तो बाहर से कोई आके वहाँ बैठ सकता है क्या? नो। तो वैसे हमारी इंटेस्टाइन में नेचुरली गुड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं, तो जब गुड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वहाँ ऑलरेडी प्रेजेंट है तो बैड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ग्रो नहीं होने देंगे बेटा। तो इस तरीके से हमारे बॉडी में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं जो हमको डिजीज से बचा के रखते हैं, डाइजेशन में मदद करते हैं। और ऐसे ही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, हम गुड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अगर हम फूड स्टफ्स के थ्रू, खाने के थ्रू ले रहे हैं तो वो फूड को हम कहते हैं प्रोबायोटिक। आपने एडवर्टाइज भी देखी होंगी, याकुल्ट की एडवर्टाइज आती है, उसमें बोला जाता है कि गुड बैक्टीरियाज उसमें, तो वो याकुल्ट भी क्या है? एक तरीके का प्रोबायोटिक है बेटा। ओके, सो कौन से बैक्टीरियाज उसमें प्रेजेंट होते हैं? बैक्टीरियाज लाइक लैक्टोबैसिलस, बैक्टीरियाज लाइक एसिडोफिलस, बैक्टीरियाज लाइक लैक्टोबैसिलस केसी और बिफिडोबैक्टीरियम बिफिडम। ऐसे अलग अलग बैक्टीरियाज, ये सारे बैक्टीरियाज अच्छे हैं, हमारी हेल्थ के लिए अच्छे हैं, हमको डाइजेशन में मदद करते हैं, डिजीज से बचा के रखते हैं। ठीक है, तो अगर इनमें से कोई भी बैक्टीरिया किसी फूड स्टफ में प्रेजेंट है बट कैसा? लाइव बैक्टीरिया, जिंदा, लिविंग, तो उसको हम कहते हैं बेटा प्रोबायोटिक्स। ओके, सो इनका यूज क्या है? दे मेंटेन द बैलेंस ऑफ इंटेस्टाइनल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। हमने पहले ही देखा कि हमारे इंटेस्टाइन में कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं, उनका बैलेंस ही मेंटेन करते हैं। अगर उनका नंबर किसी वजह से कम हो गया तो फिर से उनका नंबर बढ़ाते हैं ये प्रोबायोटिक्स। उसके बाद में क्या करते हैं? दे इंक्रीज, वो क्या करेंगे? माइक्रोब्स हेल्पिंग डाइजेशन। ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो ऑलरेडी हमारे इंटेस्टाइन में प्रेजेंट है और वो डाइजेशन करने में हमको मदद कर रहे हैं, उनका नंबर, उनकी कॉलोनीज, उनके पॉपुलेशन को, कॉलोनीज मतलब ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, उसको बढ़ाते हैं ये। और डिक्रीज किसको करेंगे फिर? हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। हमने देखा है ना, जैसे कि क्लॉस्ट्रिडियम, याद करो 9th में हमने जब फूड पॉइजनिंग पढ़ा था तो हमने देखा था कि क्लॉस्ट्रिडियम की बहुत सारी स्पीशीज होती है जो फूड पॉइजनिंग यानी हमको डिजीज कॉज कर सकती है। तो ऐसे हार्मफुल बैक्टीरिया के नंबर को वो कम करते हैं और बढ़ाते किसको है? ऐसे बैक्टीरिया जो डाइजेशन में मदद कर रहे हैं। और इस तरीके से जो इंटेस्टाइन में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके नंबर को वो मेंटेन करके रखते हैं बेटा। नाउ अब ये जो प्रोबायोटिक्स है मार्केट में किस फॉर्म में अवेलेबल है? तो ये योगर्ट की फॉर्म में अवेलेबल हो सकते हैं। हमने क्या देखा? प्रोबायोटिक मतलब ऐसा कोई भी फूड जिसमें लाइव माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो। कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स? ये सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो अच्छे हैं। ठीक है, तो अभी वो योगर्ट में भी प्रेजेंट हो सकता है। योगर्ट अभी हमने देखा, योगर्ट में बैक्टीरिया हम डालते हैं ना, यानी वो अच्छे बैक्टीरिया है, तो वो भी एक तरीके से प्रोबायोटिक का काम करेगा। इसलिए डॉक्टर्स बोलते हैं कि योगर्ट खाते रहना चाहिए, इट इज़ गुड फॉर आवर डाइजेस्टिव हेल्थ, है ना, क्योंकि उसमें गुड बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। केफिर, केफिर भी एक मिल्क का ही फर्मेंटेड प्रिपरेशन होता है बेटा। हम लोग ज़्यादा यूज़ नहीं करते तो हमको पता नहीं, लेकिन इतना समझ लो एक मिल्क का प्रिपरेशन है जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं, लाइव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। साउरक्रॉट, साउरक्रॉट मतलब क्या है बेटा? है ना, साउरक्रॉट ये क्या है? पिकल ऑफ कैबेज। कैबेज जो होता है उसका पिकल तैयार किया जाता है जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं। कुछ जो फूड आइटम्स है वो इंडिया में ज़्यादा यूज़ किए नहीं जाते तो हमको पता नहीं है, लेकिन दे आर प्रोबायोटिक्स। वाई? बिकॉज दे कंटेन एक्टिव बैक्टीरिया, उसमें एक्टिव बैक्टीरिया। पिकल्स, अचार, ऑयल, डार्क चॉकलेट, फिर माइक्रो अल्गी, यानी माइक्रो अल्गी मतलब जैसे स्पाइरुलिना, क्लोरेला, ब्लू ग्रीन अल्गी, सी में पाई जाती है। और ये क्या करती है बेटा? ये एक तरीके से प्रोबायोटिक का काम करती है। दे कंटेन गुड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और वो हमारे डाइजेस्टिव हेल्थ को अच्छे से बनाए रखता है। तो ये कुछ हो गए एग्जांपल्स। पर यहाँ पे आपको मिसो सूप वगैरह बहुत सारी चीज़ें दी होंगी, वो फर्मेंटेड प्रिपरेशन होता है बेटा, फर्मेंटेशन से बनाया जाता है। सो आपको ये सारी चीज़ें याद कर लेनी है एग्जाम्पल्स। कुछ चीज़ें हमको नहीं पता होंगी, मतलब क्योंकि वो इंडिया में ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता है। बस वो कुछ ऐसे फूड आइटम्स हैं जिसमें क्या प्रेजेंट है? बैक्टीरियाज प्रेजेंट है, अच्छे बैक्टीरियाज है, इसलिए उनको हम कहते हैं प्रोबायोटिक्स। नेक्स्ट, अब ये करते क्या है? ये हमारे इंटेस्टाइन में, एलिमेंट्री कैनाल में भी हमारे इंटेस्टाइन में क्या करते हैं? यूजफुल काम के जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उनकी कॉलोनीज बना देते हैं, यानी उनका नंबर बढ़ा देते हैं। बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की कॉलोनीज बना लेंगे, उसके वजह से क्या होगा?
इम्प्रूव्स रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस किसके अगेंस्ट, डिजीज के अगेंस्ट। हम डिजीज से बचे हुए रहेंगे, हमारा रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। कॉलोनीज ऑफ यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड कंट्रोल अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और क्या करेंगे, जब उन्होंने कॉलोनी बना ली तो दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को वो ग्रो नहीं होने देंगे। दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जब ग्रो नहीं होंगे तो उनकी कुछ एक्टिविटीज़ वहाँ पे होंगी नहीं, और हमको क्या करेंगे, वो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे, यानी वो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के प्रति हमारी बॉडी अभी रेजिस्ट कर रही है, हमको वो डिजीज नहीं हो रहा है। एंड रिड्यूसेस इल इफेक्ट्स, इल इफेक्ट्स मतलब खराब इफेक्ट्स, किसके, हार्मफुल सब्सटेंसेस के। कौन से हार्मफुल सब्सटेंस, फिर हार्मफुल सब्सटेंस फॉर्म ड्यूरिंग मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। हमारे बॉडी में या कोई अगर हार्मफुल बैक्टीरियाज हो या नॉर्मली भी कुछ हार्मफुल चीज़ें हमारे बॉडी में बनती रहती है, उसकी कुछ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज मतलब मेकिंग ब्रेकिंग रिएक्शंस चलते रहते हैं, और उसके वजह से कुछ हार्मफुल चीज़ें बनेगी। हार्मफुल चीज़ें बनेंगे तो उसके कुछ हार्मफुल इफेक्ट्स, इल इफेक्ट मतलब खराब इफेक्ट्स भी हमको देखने को मिलेंगे। वो भी कौन रिड्यूस कर देता है, ये गुड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रिड्यूस कर दे रहे हैं, क्योंकि वो बैड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को बढ़ने ही नहीं दे रहे हैं, तो उनके हार्मफुल सब्सटेंस भी वहाँ तैयार नहीं होंगे बेटा। ओके, फिर उसके बाद में क्या होता है, इफ वी टेक एंटीबायोटिक्स, अगर हम एंटीबायोटिक्स लेते हैं, हमको पता है ना, अगर हमको थोड़ा सा भी सर्दी बुखार हो गया तो डॉक्टर्स क्या देते हैं बेटा, डॉक्टर्स एंटीबायोटिक्स देते हैं, ये तो हम सबको पता है, एंटीबायोटिक्स देते हैं। एंटीबायोटिक्स का काम क्या है, ये भी हम 9th में एंटीबायोटिक्स अच्छे से पढ़ चुके हैं, नैरो स्पेक्ट्रम ब्रॉड स्पेक्ट्रम सब अच्छे से पढ़ा है। एंटीबायोटिक्स ऐसे केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो हमको तो मिल तो किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही रहे हैं, लेकिन वो किल करते हैं किसी दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, है ना। तो अभी ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को क्या पता कि ये तो गुड बैक्टीरिया है और ये बैड बैक्टीरिया है, हमको गुड वाले को नहीं मारना है, बैड को मारना है, ऐसा उस एंटीबायोटिक को पता है क्या, नहीं। वो तो क्या करेगा, वो तो गुड हो या बैड हो सब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, सब बैक्टीरियाज को किल करेगा। यानी हमारे इंटेस्टाइन में जो गुड बैक्टीरियाज प्रेजेंट है, अगर हमने एंटीबायोटिक, हमारी तबीयत खराब हुई और हमने एंटीबायोटिक खा ली तो वो गुड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पे डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, हम प्रोबायोटिक्स अगर खा ले तो क्या होगा, प्रोबायोटिक्स में ऑलरेडी ये गुड बैक्टीरियाज प्रेजेंट है, तो जो गुड बैक्टीरियाज किल हो गए एंटीबायोटिक्स की वजह से, उनकी कॉलोनीज फिर से हमारे स्टमक में, इंटेस्टाइन सॉरी नॉट स्टमक, हमारे इंटेस्टाइन में फिर से उनकी कॉलोनी तैयार हो जाएंगी। वही चीज़ लिखी है, यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बिकम इनएक्टिव, मर जाएंगे वो एंटीबायोटिक्स की वजह से। प्रोबायोटिक्स मेक देम एक्टिव, मतलब वहाँ पे नई कॉलोनीज वो अच्छे से फिर से तैयार कर देंगे। ओके, उसके बाद में डायरिया अगर हो जाता है तो उसके ट्रीटमेंट में भी ये प्रोबायोटिक्स यूज़ किए जाते हैं। या पोल्ट्री मतलब जो बर्ड्स वगैरह होते हैं, चिकन एट्सेट्रा, उनके ट्रीटमेंट में भी हम ये प्रोबायोटिक्स उनके लिए भी यूज़ कर सकते हैं बेटा। तो समझ में आया पूरा कंसेप्ट प्रोबायोटिक्स का। अगर एंटीबायोटिक्स की वजह से हमारे गुड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किल हो गए तो प्रोबायोटिक की मदद से उनकी कॉलोनी फिर से तैयार हो सकती है। तो ये हो गया प्रोबायोटिक्स। प्रोबायोटिक्स आर द फूड आइटम्स विच कंटेन्स एक्टिव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, गुड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हमारे बॉडी को डाइजेशन में मदद करते हैं और बैड माइक्रो ऑर्गेनिज्म से भी बचा के रखते हैं। तो ये हो गया बेटा प्रोबायोटिक्स। ओके, सो अभी हमने इसके बाद का जो भी टॉपिक है वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे बेटा, लेकिन तब तक के लिए आपको पूरे नोट्स तैयार कर लेना है अच्छे से और इतने टॉपिक प्रिपेयर कर लेना है, क्योंकि अभी तो बस हमने कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के नाम पढ़े हैं और उनके यूजेस देखे हैं। जैसे जैसे हम चैप्टर में आगे आगे बढ़ते जाएंगे तो हर एक टॉपिक में हमको बहुत सारे अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स देखने पड़ेंगे, और अगर हम ये पूरा चैप्टर एक साथ प्रिपेयर करने का सोचते हैं बेटा तो वहाँ पर तकलीफ हो जाएंगी। हम इतने सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के नाम एक टाइम पर याद नहीं कर पाएंगे और फिर हम कन्फ्यूज हो जाएंगे, और हम इधर का प्रोबायोटिक्स का माइक्रो ऑर्गेनिज्म शायद हम योगर्ट में लिख के आ जाए, या चीज़ में जो रेनेट एंजाइम या प्रोटीएज एंजाइम यूज़ होता है वो कहीं हम और डाल दें। ऐसा नहीं होना चाहिए, इसीलिए हमको उस टाइम का तब के तभी प्रिपेयर कर लेना है। ये 4 टॉपिक पढ़ने में आपको आसानी होगी, इनके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी अच्छे से याद हो जाएंगे। स्पेलिंग के साथ याद करना बेटा, यहाँ पर स्पेलिंग बहुत ज़रूरी हो जाती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के नाम की, और उसका फंक्शन। अगर आप बिफिडोबैक्टीरियम बिफिडम अगर प्रोबायोटिक में ना लिख के कहीं और लिख दो तो आपका आंसर गलत हो जाएगा बेटा। इसलिए हमको प्रैक्टिस करनी है, रिटर्न प्रैक्टिस 4-5 बार एक एक टॉपिक को लिख के देखो और अभी के अभी इसको प्रिपेयर कर लो। ओके, आई होप पूरा आपको समझ में आया होगा। कुछ डिफिकल्ट चीज़ें नहीं है समझने के लिए, हमने 9th में ऑलरेडी इससे रिलेटेड चीज़ें बेसिक पढ़
वाली है, आपको वो भी चैप्टर 8 चैप्टर यूजफुल एंड हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, उसमें से हार्मफुल वाला पार्ट आपने नहीं भी पढ़ा तो भी चलेगा, लेकिन यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपको एक बार रीड करके रिवाइज कर लेना है बेटा। आई होप ये पूरा समझ में आ गया होगा। समझने के लिए तो आसान है बेटा, लेकिन याद करने में थोड़ी सी दिक्कत है, तो आपको मेहनत करके प्रैक्टिस करके पूरा अच्छे से याद कर लेना है। और कल के क्लास में जब आओ तो इतना पूरा होमवर्क करके, लर्न करके, प्रैक्टिस करके और लिख के आना है बेटा। ओके, सो आज का लेक्चर हम यहीं ख़त्म करेंगे। थैंक यू।